हेलो एवरीवन, ऑडियो आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? दिख रहा है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें। ठीक है, ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बेसिक आइडिया देखा था और ऑलमोस्ट हमने एरिया कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, है ना। एरिया कैलकुलेशन हमने देख लिया था कि एरिया कैसे कैलकुलेट होता है ना। तो हमें इंटीग्रेशन यूज करना होता है और पर्टिकुलरली हमें एक ग्राफ प्लॉट करके देखना होता है कि नहीं। तो अगर किसी भी तरीके से कोई आपको ये बोले कि ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, उसने एक्स वाई एक्सिस पे एक किसी भी शेप का ग्राफ प्लॉट कर दिया, है ना, और हमें इस कर्व का इक्वेशन पता हो जाए, ठीक है, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है ये पता हो जाए, तो हम इसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। चाहे ये फंक्शन किसी भी टाइप का हो, फर्क नहीं पड़ता हमें उससे, है कि नहीं। एटलीस्ट अगर हमें दिख जाए कि हमारा कर्व का शेप किस टाइप का है ना, बस हमें मैक्सिमम टाइम पे ये पता करना होता है कि कर्व हमारा कैसा हो रहा है ना। कुछ इस टाइप का तो कर्व नहीं है ना, है ना। तो क्योंकि जो इंटीग्रेशन हमें करना है, उस इंटीग्रेशन का जो रूल है वो हमें समझ में आना चाहिए कि हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ठीक है, कौन सा रीजन हमारा एक्स एक्सिस के नीचे है, कौन सा एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, ये सब चीजें हमें उस ग्राफ में दिखना चाहिए। और अगर एक बार आपको इस टाइप का कुछ भी दिख जाए, है ना, तो आप कहीं से किसी भी पॉइंट का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हमें उस फंक्शन का इक्वेशन पता है तो, है ना। तो एक बेसिक आइडिया हमने ये सीखा कि किसी भी फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए एलिमेंट मेथड हमें कैसे चूज करना होता है, ठीक है, एक्स में लेना है या वाई में लेना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, किस रीजन में जो हम एलिमेंट बना रहे हैं वो वैलिड है या नहीं, है ना। तो वो सब एक बेसिक चीजें थी किसी भी कर्व का एरिया कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी एरिया कैलकुलेशन देखा था, वो सब एरिया कैलकुलेशन एक्चुअली में उन सारे कर्व्स के लिए था जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, है ना। तो आपके पास अभी तक सर्कल आया है, एलिप्स आया है, हाइपरबोला, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए हैं, क्यूबिक इक्वेशंस आए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस है, जो हम लोग ऑलरेडी उसका शेप देख चुके हैं। तो अगर कोई हमें किसी भी तरीके का कोई फंक्शन दे देता है y = ln x, तो हम एटलीस्ट इस कर्व को प्लॉट करके कहां से कहां तक एरिया निकालना है वो चीज हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि नहीं। तो अभी तक जितने भी थे इन सबको हम बेसिक फंक्शन बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो बोर्ड में जो मैक्सिमम टाइम पे आपके पास आने वाला वो वही सारे फंक्शन होंगे जो आप 11th 12th में फंक्शन आप देख चुके हो, ठीक है। इनवर्स वाला पार्ट हमने अभी नहीं किया है, जब इनवर्स करेंगे तो उसका भी ग्राफ आपको पता हो जाएगा, तो वो एक पर्टिकुलर अलग सा चैप्टर है, तो वहां पे हम लोग बाद में जाएंगे। तो एक कर्व का शेप हमें ऑलमोस्ट सारे कर्व का शेप हमें पता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कर्व हैं जो हमें आइडिया नहीं होता कि वो कर्व किस तरीके का है कि नहीं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की तरह लूं और आपसे अगर कोई पूछा जाए कि ये कर्व किस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक है, हमें कर्व का एक इक्वेशन दे दे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक का पता था, है कि नहीं, क्यूबिक इक्वेशन तक हम प्लॉट कर सकते थे। अब अगर कोई हमें ये इक्वेशन दे दे x⁶ प्लस y⁶ इक्वल टू a² x² y², और बोले कि इसका एरिया कैलकुलेट करो 0 से 1 तक, इस टाइप का कुछ भी, है ना। तो अब हम कैसे पता करेंगे इसको, हमें कैसे कैलकुलेट करना है? क्या हम डायरेक्टली 0 से 1 y dx लिख पाएंगे? है ना, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पहले हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारा कर्व जो हम एरिया लिख रहे हैं उसका शेप किस तरीके का होने वाला है कि नहीं। तो अब यहां से आगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कर्व को पढ़ेंगे कि कर्व का हम कैसे कर्व को ट्रेस कर पाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली कर्व को प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक हम एक्चुअली ग्राफ पेपर हमारे पास नहीं होगा और सबका स्केलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, आप उसको प्लॉट नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी हम एक आइडिया से कर्व का नेचर देख सके कि कर्व किस तरीके से कर्व का मूवमेंट हो रहा है ना। जैसे y = कोई x² बोलता है,
तो हम इस टाइप का प्लॉट कर पाते हैं, है कि नहीं। लेकिन हमने ये चीज स्केलिंग पे नहीं किया है ना। आप देखोगे कि कर्व इस तरफ ज्यादा बेंड है, इस तरफ कम है, लेकिन वैसा नहीं होता, पूरा सिमेट्रिक होता है। लेकिन एटलीस्ट आप हमें ये पता चल गया कि कर्व इस तरीके से इस तरीके का मूव कर रहा है ना। तो अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम कम से कम एटलीस्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एरिया हम इस तरीके से ड्रॉ करके और हमारे समझ में आ जाए कि हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो हमारा एम अभी वही है कि हम किसी भी तरीके से इस टाइप के फंक्शन को जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं, है ना, उन सब कर्व को हम प्लॉट कर सके एटलीस्ट पेपर पे, है ना। एक रफ आइडिया हमारे पास हो ताकि हमें एरिया कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो एरिया हम लोग हर एक टाइप के कर्व का कर सकते हैं, बस हमें कर्व कोई ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दे दे तो हम एरिया इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व, और इस ट्रेसिंग ऑफ कर्व में हम ये ट्राई करेंगे कि इसमें जैसे कर्व जो होता है वो दो टाइप से लिखा जाता है कि नहीं। टाइप से लिखने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने ऑलरेडी ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट, है कि नहीं। तो जो कोऑर्डिनेट्स की बात अगर कोई बोलता है तो कोऑर्डिनेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक हो गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि पोलर कोऑर्डिनेट में हमें क्या चाहिए, रेडियस और एंगल चाहिए होता है, याद है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। हम 3D में नहीं जा रहे हैं, 2D में सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा इसमें, और इसमें हमें रेडियस और थीटा एंगल चाहिए होगा, ठीक है। जेई में ये जो पोलर कोऑर्डिनेट वाला है, पोलर कोऑर्डिनेट पे क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, ठीक ना। पोलर वाले टाइप से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कर पाए या पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन कार्टेशियन में करना इजी होता है, लेकिन कभी कभी आप अगर उसको किसी तरीके से पोलर में कन्वर्ट कर लो तो ये क्वेश्चन और इजी बन जाता है ना। तो हम दोनों तरीके से सीखेंगे कि कर्व को कैसे प्लॉट करना और क्या करना। दोनों कोऑर्डिनेट में अलग अलग तरीके से प्लॉटिंग का तरीका होता है, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो जो भी हमारा इक्वेशन होगा वो किस में होगा, कार्टेशियन फॉर्मेट में, है ना। तो उसको हम कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं। और ये फंक्शन किस टाइप का होगा, y इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन नहीं बोल रहे हैं अभी, हम कर्व के तरीके से लेके चलेंगे, है ना। तो बेसिक फंक्शन हमें पता है, बाकी अब जो कर्व आने वाला है वो सब कर्व हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि कर्व का शेप कैसा होने वाला है, ठीक है। तो कर्व ट्रेसिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास बहुत सारे फायदे होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, है ना। इसको हम एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करके इजीली देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो जो भी हमारे पास ये कर्व होगा इसमें क्या होगा कि एक्स वाई में रिलेशन होगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक्स वाई में कोई रिलेशन दिया रहा है, ठीक है, तो हमें कौन कौन सा मेथड अप्लाई करना है ताकि हम उस कर्व के शेप पे पहुंच सके, ठीक है। तो हमें इस मेथड को एक बार देख लेना है कि कैसे हम इस मेथड्स को अप्लाई करते हैं, क्लियर। तो पहला मेथड होता है कि जब भी हमें कोई कर्व दिया रहा है तो सबसे पहले आप उस कर्व की सिमेट्रिसिटी के बारे में चेक करो, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो कर्व को प्लॉट करना काफी इजी हो जाता है ना। तो देखो सिमेट्रिसिटी में क्या है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सिमेट्रिसिटी वाला पार्ट, ठीक है। फंक्शन में भी हमने किया था। तो सिमेट्रिसिटी किस किस टाइप का होगा, तो फर्स्ट सिमेट्री क्या होता है कि अगर हम कोई हमारे पास फंक्शन है और कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इस टाइप से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी, तो ये एक कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। और इसको हम जनरली इस तरीके से कभी कभी लिख सकते हैं, कभी कभी नहीं लिख सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप का, है ना। तो जनरली इस तरीके से लिख पाओगे, कभी कभी नहीं लिख पाओगे। तो जब कभी नहीं लिख पाएंगे तो इस तरीके से होगा।
तो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के जगह पे -x रिप्लेस करना है ना। यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया हुआ है fx, इस fx में हम x को -x से रिप्लेस करेंगे, और अगर हमें फिर से ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है, ठीक ना, तो ये कर्व क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, fx इज सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट होगा, y एक्सिस के अबाउट, और किस लाइन के अबाउट होगा, x इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है, y एक्सिस और x इक्वल टू 0 लाइन। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, इस एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, है ना, और इसको हम बोलते हैं y एक्सिस, और ये होता है x एक्सिस। क्लियर है। तो हमें करना क्या है कि जनरली जब भी आपके पास हो तो हमें रिप्लेस किसको करना है, रिप्लेस x बाय -x, एंड if equation remains same then, है ना, अगर तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस को ही हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, अगर ये फंक्शन होगा तो ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन, है कि नहीं। तो इवन फंक्शन का ये कंडीशन था हमारे पास, fx इक्वल टू f ऑफ -x, याद होगा, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, y एक्सिस के अबाउट अगर हमें सिमेट्री चेक करनी है तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर हमने x को -x से रिप्लेस किया और नेगेटिव साइन बाहर निकल के आ गया, ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, fx इज ऑड फंक्शन, है कि नहीं। अगर fx फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, और किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। जैसे इस वाले कर्व के बारे में अगर आप बात करो, इवन फंक्शन के बारे में, तो इवन फंक्शन का एग्जांपल क्या होगा, ऑलरेडी कर चुके हो इसलिए मैंने लिखा नहीं था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x को अगर -x से रिप्लेस करोगे तो फंक्शन सेम रहेगा, है ना, और इसको आप प्लॉट करोगे तो ये क्या है, देखो y एक्सिस पे अगर आप मिरर एक डाल देते हो तो जैसा राइट हैंड साइड में है सेम उसी टाइप का कर्व लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब और fx इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अगर हमारे पास फंक्शन fx इक्वल टू एक्स क्यूब है तो इस वाले फंक्शन में अगर आप x के जगह पे -x रिप्लेस करोगे तो इसमें क्या होगा कि माइनस बाहर आ जाएगा, f ऑफ -x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x क्यूब, और इसको माइनस टाइम्स fx लिख सकते हैं। इसका मतलब x क्यूब का हमें कर्व ऑलरेडी पता है ना, तो ये इस शेप का होता है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहने का मतलब ये हो गया कि यहां से आप जितना डिस्टेंस इस तरफ जाओगे ओरिजिन से कर्व पे, सेम उतना ही डिस्टेंस इस साइड में भी आपको एक पॉइंट मिलेगा, है ना। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब यही होता है कि इस ओरिजिन से कोई एक पॉइंट आप ज्वाइन कर लो, है ना, कर्व पे, और दोनों को आप ये डिस्टेंस मेजर करो, इतना ही डिस्टेंस पे आपको इस तरफ भी सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट और आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि अपोजिट क्वाड्रेंट में भी होता है कि नहीं, तो वो हम आगे भी देखेंगे दूसरे कर्व में, ठीक है। तो ये दो टाइप का सिमेट्रिसिटी हो गया। थर्ड, अगर हम थर्ड लिख लो, अ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि अब ये y एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक चेक करोगे तो वो फंक्शन नहीं रहेगा,
इसलिए हम उसको कर्व बोल रहे हैं। अ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस इफ द इक्वेशन remains same by replacing y by माइनस y, है ना। तो अगर आप y को माइनस वाई से रिप्लेस करो और आपका कर्व सेम रह जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है, और x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये हमने पहले भी ड्रॉ करके देखा है और इसका हमने एरिया भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, फोर्थ टाइप का एक और चीजें होती है, इफ ऑन इंटरचेंजिंग x एंड y। ठीक है, अगर किसी कर्व में आप x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो, है ना, इफ ऑन इंटरचेंजिंग x एंड y द इक्वेशन रिमेन्स सेम देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। ये भी हमने पहले किया था, याद होगा जब हमने स्ट्रेट लाइन किया था और पॉइंट का इमेज हमने निकालना सीखा था, याद है ना। तो वहां पे क्या होता है, x और y आपस में इंटरचेंज हो जाता है, याद है कि नहीं। अगर ये y इक्वल टू एक्स लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है और इस पॉइंट का आप इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज लोगे तो इमेज का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, बीटा कॉमा अल्फा, है ना। यानी क्या हो गया कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा और बीटा कॉमा अल्फा इस टाइप का, तो यहां देखो दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। इसका मतलब ये y इक्वल टू एक्स लाइन से एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे है ना। तो ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, y इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे एग्जांपल के तरीके से अगर सोचो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy। ठीक है, इस टाइप के सारे कर्व को हम प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम बस सिमेट्रिसिटी चेक कर रहे हैं कि किस कर्व में किस टाइप की सिमेट्रिसिटी है ना। तो इसमें देखो, अगर आप x और y को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो पहला वाला क्या हो जाएगा, y क्यूब, ये x क्यूब और ये 3axy। तो ये कर्व जैसा भी हो, लेकिन ये कर्व क्या होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यानी इस लाइन से इस तरफ जैसा कर्व होगा, इस लाइन के इस तरफ भी कर्व का शेप सेम टाइप का होगा, है कि नहीं। ये हमने सिमेट्रिसिटी चेक करके बताई है कि नहीं। यहां पे देखो और कोई सिमेट्री आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसमें y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन y इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स सिमेट्री और इस लाइन के अबाउट सिमेट्री, क्योंकि y इक्वल टू एक्स एक सिंपल लाइन होता है ना, तो उसके अबाउट सिमेट्रिसिटी हम चेक कर सकते हैं। तो प्लॉटिंग में थोड़ा सा हेल्प हो जाता है काफी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक और टाइप का सिमेट्री है, अ कर्व इज सिमेट्रिक, अ कर्व इज ओके, अ कर्व इज, वीडियो पॉज हो रहा है क्या, ठीक है, कुछ सेकंड डिले करके देखो डीजे, है ना, कुछ सेकंड डिले करके देखो तो ये सही से चलेगा। वो बफरिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना। तो बस कुछ 5-10 सेकंड आप डिले कर दो और उसके बाद प्ले करो तो ये अच्छे से प्ले होगा। ठीक है, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, बस थ्योरी वाला पार्ट है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको देख सकते हो इजीली, कभी कहीं से भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले करके देखो आप। फिफ्थ पॉइंट है, अ कर्व इज सिमेट्रिक इन दी
opposite quadrant, a curve is symmetric in the opposite quadrant if a curve is symmetric in opposite quadrant if the equation remains same when x and y replaced by माइनस एक्स एंड माइनस वाई, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो अगर आप x को माइनस एक्स से, है ना, और y को माइनस वाई से रिप्लेस करो एक साथ, और अगर फंक्शन फिर भी सेम रहता है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिमेट्रिक हो जाता है। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, ये फंक्शन हमने देखा था कि ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे और y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे, है ना, तो फिर से ये फंक्शन दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कर्व क्या होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, यानी जैसा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये कर्व सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तो इसके अपोजिट फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक होता, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है सिमेट्रिसिटी में जो हमें ध्यान रखना होता है, ताकि जब आप क्वेश्चंस करो तो एटलीस्ट एक ओवरलुक में, है ना, ये जो 4-5 टाइप के सिमेट्रिसिटी है ना, इन सबको हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप डायरेक्टली इन सबको आपको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। आप क्वेश्चन को देखोगे और आपको दिख जाए कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है ना। तो सिमेट्रिसिटी चेक करने से फायदा ये होता है कि हमारा काम हाफ हो जाता है ना। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेंगे और वैसा ही चीज हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रिप्लेस कर देंगे, फिर से सेम चीज हम उसको रिपीट कर देंगे, है कि नहीं। तो इनसे हमें ये फायदा होता है। तो जब भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसा फंक्शन हो जो हमें समझ में ना आए कि इसका ग्राफ कैसा होता है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो यही करना है कि उस कर्व में क्या क्या सिमेट्री है, पहले आप वो सिमेट्री चेक कर लो। तो ये 4-5 टाइप की सिमेट्रिसिटी है, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा जो चीज हमें चेक करना होता है वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, कि जो कर्व हमें दिया हुआ है वो कर्व कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक ना। तो कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें किस किस जगह पे चेक करना पड़ेगा। तो पहला होता है कि कहां आपको चेक करना है, कि चेक करो कि वो कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। तो पहला जो सबसे इजी सा पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता है वो कौन सा होता है, ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि वो जो कर्व दिया हुआ है क्या वो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं। तो एटलीस्ट हमें कुछ फिक्स पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि हमारा कर्व कहां कहां से पास हो रहा है कि नहीं। तो जब हम कर्व प्लॉट करेंगे तो हम उसी पॉइंट से कर्व को पास करा के भी हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप ओरिजिन से चेक कर लो कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और कैसे चेक करेंगे ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 0 0 पुट करके चेक कर लो, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, इफ इक्वेशन डज नॉट हैव और डज नॉट कंटेन कांस्टेंट टर्म, है कि नहीं। अगर किसी कर्व में आपको यह दिख जाए कि उसमें कोई कांस्टेंट का टर्म नहीं है ना, कांस्टेंट का टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं है। जैसे अगर हमें कोई ये बोलता है x² + y² + 2x + 3y = 0, ठीक है। तो यहां पे देखो ये वेरिएबल है, ये टर्म वेरिएबल है, ये टर्म वेरिएबल है, ये टर्म वेरिएबल है, ये टर्म वेरिएबल है ना। और जो प्लस से ऐड है, इस प्लस के अलावा कोई और ऐसा टर्म नहीं है जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कर्व क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा, है कि नहीं। तो हमें सिंपली दिख रहा है विदाउट वैल्यू को पुट किए हुए, है ना। ये सब बस आपको ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा तुरंत,
है ना। सिमेट्रिसिटी भी आप ऑब्जर्वेशन से तुरंत पता कर सकते हो, ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चीज भी आप ऑब्जर्वेशन से तुरंत पता कर सकते हो। कांस्टेंट टर्म देखना है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो वो ओरिजिन से पास करेगा, और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये चेक करना है कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, है कि नहीं। कोई भी कर्व कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है कैसे पता करते हैं। तो सिंपली क्या करना है, उस कर्व में पुट x इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट y कोऑर्डिनेट, है कि नहीं। x को 0 पुट कर दोगे तो y में इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, और अगर y को 0 कर दोगे तो x में इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, और उस दोनों को सॉल्व करके आप x और y एक्सिस के पॉइंट्स निकाल सकते हो। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो हमें चेक करना है कि ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो x को 0 पुट करेंगे तो ये कहां से पास होगा, 0,2 से। तो हमें एक पॉइंट तो इजीली दिख गया, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा है कि नहीं। लेकिन x एक्सिस y एक्सिस को कट करेगा ये, वैसे ही x को कट करेगा ये नहीं, तो y को 0 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो ये x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, है ना। और इस टाइप के कर्व को जब आप प्लॉट करते हो तो ये कैसा कर्व होता है, ये पैराबोला का इक्वेशन है जो यहां से पास करता है ना। तो ये सब कर चुके हो, बस हम उसको यहां पे वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप इंटरसेक्शन पॉइंट्स चेक करो कि एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, और ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में आपको ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज, फंक्शन का डोमेन रेंज आप कैलकुलेट करो, ठीक है। डोमेन रेंज ऑफ कर्व, ठीक है। तो अगर आप पता कर सकते हो तो ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं हो कि हर बार आप कर्व का डोमेन रेंज निकाल ही पाओगे। डोमेन तो हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेंज निकालने में हर बार इजी नहीं होता है ना। लेकिन एटलीस्ट जहां पे पॉसिबल है वो चीज हम फाइंड करेंगे, है ना। तो एटलीस्ट ये फाइंड करने से हमें क्या पता चल जाएगा, रीजन इन विच कर्व विल लाई और नॉट लाई, है कि नहीं। तो यहां से हमें इस डोमेन रेंज से, अगर आप डोमेन रेंज कैलकुलेट कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम ये चीज कर्व को देख के पता कर सके कि हमारा कर्व किस रीजन में लाई करने वाला है कि नहीं। तो उससे क्या होगा कि जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें उसी रीजन में अपने आप को बाउंड करके रखना है, ठीक है। हमें उस पॉइंट से बाहर की तरफ नहीं सोचना है, क्योंकि हम वो ऑलरेडी पहले डिसाइड कर चुके हैं कि ये इसी रीजन में आने वाला है। जैसे y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो अब ये कर्व कहां पे लाई करेगा, है ना। तो हमें ये पता है कि इसका डोमेन क्या है, x की वैल्यू 1 से लेके -1 तक। तो जो हमारा कर्व सोचने का तरीका होगा वो किस x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। तो हम ये नहीं सोचेंगे कर्व कि 1 से आगे कर्व का क्या होगा, है ना, या -1 से पीछे कर्व का क्या होगा। क्यों, क्योंकि इन सारे रीजन में कर्व लाई ही नहीं करने वाला, क्योंकि डोमेन उसका सिर्फ इतने वाला पॉइंट ही है ना। और इसको जब प्लॉट करते हैं तो ये कैसा कर्व बनता है ना, ये सर्कल का अपर पार्ट होता है, याद होगा आपको। तो ये कर्व इस शेप का होता है, ठीक ना। तो थर्ड पॉइंट ये है हमारे पास कि कर्व को आपको चेक करके देखना है कि जो हमारा कर्व है वो किस रीजन में लाई कर रहा है, एटलीस्ट आप वो देख के पता कर सको। तो थर्ड पॉइंट ये हमें चेक करने की जरूरत है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि आपको करना क्या है। फोर्थ पॉइंट, बिहेवियर ऑफ कर्व
बिहेवियर ऑफ कर्व एट सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, अब ये सर्टेन पॉइंट्स कहने का मतलब कौन सा पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो दो तीन टाइप के फंक्शन होंगे जहां पे हमें इस चीज को देखने की जरूरत पड़ेगी। पहला क्या है, वैल्यू ऑफ y व्हेन x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो जो भी आपको कर्व दिया हुआ है उस कर्व में आप ये सोचो कि अगर ये कर्व में x को हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो y की वैल्यू किस तरफ जा रही है, क्या वो किसी कांस्टेंट की तरफ मूव कर रहा है या y भी इंफिनिटी को जा रहा है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है कि नहीं। तो यहां पे अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो y की वैल्यू भी कहां जाएगी, इंफिनिटी जाएगी। इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू बहुत ज्यादा ले लेते हो तो आपका कर्व यहां पे कहीं पहुंचना चाहिए, है कि नहीं। वैसे ही दूसरा पॉइंट भी हमें चेक करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ y व्हेन x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, है ना। तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं जहां पे हमें एटलीस्ट देख के कर्व का एक नेचर पता चलेगा कि कर्व हमारा फाइनली किस तरफ जाने वाला है और इनिशियली उसने कहां से स्टार्ट किया था, है ना। तो अगर इसमें आप x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर पुट करोगे तो ये होल स्क्वायर है, तो ये फिर से इसको पॉजिटिव इंफिनिटी कर देगा, तो ये कर्व कहां पे होगा, इस तरफ से। इसका मतलब मेरा कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा होगा और यहां पे जाके खत्म होगा, है कि नहीं। और कर्व का जब हम शेप प्लॉट करते हैं तो ये कर्व किस टाइप से मूव करता है कि नहीं। तो देखो कर्व का नेचर भी उसी टाइप से है जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था, है ना। हमने कर्व को इंफिनिटी पे चेक किया तो हमें इंफिनिटी से स्टार्ट मिलना चाहिए और इंफिनिटी की तरफ जाके खत्म होना चाहिए था। बीच में बिहेवियर क्या है इसका वो हमने अभी चेक नहीं किया है, बस हमने एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक किया है। क्लियर है। तो ये दो चीजें आपको चेक करके देखना है ना। इसके लिए भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी वैल्यू ऑफ y व्हेन x टेंडिंग टू 0 प्लस और 0 माइनस पे, है ना। तो कभी कभी आपको क्या करना है कि सिंपली 0 आप पुट कर लो, 0 प्लस और 0 माइनस करने की जरूरत नहीं है। 0 पॉइंट क्यों ले रहे हैं, ओरिजिन इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, है ना। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और ये मिड पॉइंट है जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है कि नहीं। तो इस पॉइंट के अबाउट हम चेक करते हैं कि कर्व का हमारा बिहेवियर किस शेप का है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको यह पता चल जाए कि हमारा ओरिजिन के अबाउट कर्व का बिहेवियर कैसा हो रहा है। ठीक है, अगर किसी कारण से 0 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, तो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 0 प्लस और 0 माइनस। याद होगा आपको, है ना। यहीं पे हमने लिमिट वाला कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था कि अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाओ तो हम उसके नेबरहुड में फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स हो गए। उसके अलावा आप कुछ ऐसे पॉइंट्स खोजो या अगर आपको दिख जाए फंक्शन में, है ना, वैल्यू ऑफ y वेयर कर्व इज नॉट डिफाइंड, है ना, जिसकी बात हमने बोली थी कि अगर आपको जैसे आप डोमेन चेक करोगे तो कोई पॉइंट्स आपको दिख जाए कि ये पॉइंट इसमें लाइन नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे y इक्वल टू 1/x है ना, और y इक्वल टू 1/x माइनस 1 ले लिया, तो ये कर्व ओरिजिन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, 1 पे, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y कहां चला जा रहा है, वो 1 पे, इंफिनिटी पे, है ना। तो वो पॉइंट्स आप इजिली देख सकते हो, है ना। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट्स क्या है, लेट्स से x इक्वल टू a वो पॉइंट है जहां पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है। क्लियर। तो अगर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, तो याद है हमें कि अगर हमें फंक्शन की वैल्यू हम किसी पॉइंट्स पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, a प्लस एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे और लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और अगर दोनों सेम एग्जिस्ट हो रहा है तो x टेंडिंग टू a एफ एक्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ना।
तो हमें क्या एक्चुअली में करना है, x टेंडिंग टू a करना है। x टेंडिंग टू a क्या होता है, लिमिटिंग पॉइंट है कि नहीं, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कर्व है कि नहीं। हम एग्जैक्टली x इक्वल टू a पे फंक्शन को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है वहां पे डिफाइन नहीं है, और अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो आप उस कर्व पे आप क्या चेक करो कि फंक्शन का बिहेवियर चेक करो कि फंक्शन का बिहेवियर किस शेप का होने वाला है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हमने देखे कि कोई भी कर्व स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है कि कर्व के कुछ कुछ नेचर्स चेक करने होते हैं, है ना। और ये नेचर्स किस टाइप का है आपको अब समझ में आ रहा है। तो पहली चीज हमें सिमेट्रिसिटी चेक करनी है, उसके बाद आपको चेक करना है कि कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बाद आप डोमेन रेंज एक बार चेक कर लो, ठीक है। कर्व का इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, जीरो या नॉट डिफाइंड पॉइंट पे कर्व का नेचर क्या है उस पॉइंट पे चेक कर लो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप किसी कर्व कोई आपको कर्व दे दे तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिले ही, है ना। हो सकता है उस कर्व में कोई सिमेट्री नहीं हो, है ना, तो पहला वाला पॉइंट्स आपका कोई काम का नहीं रहेगा, है ना। हो सकता है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा हो, ओरिजिन से भी पास नहीं कर रहा हो, है ना। लेकिन हमारा काम है कि चेक करना, अगर हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं होगा तो हम और आगे मेथड देख ही रहे, ठीक है। ये चेक करके आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और समझने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। कर्व को आपको समझने में और इजी हो जाएगा ये सब चीजें चेक करके। क्लियर है यहां तक। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स हमने अभी आज डिस्कस किए, है ना। इन सबको एक बार आप फिर से देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी में और कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, वो सब पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे ट्रेसिंग ऑफ कर्व में। ट्रेसिंग ऑफ कर्व में हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड हैं, हमने 4 मेथड अभी देखे हैं। 5th मेथड है मोनोटोनिसिटी, और यहां से आगे जो वाला पार्ट कैलकुलेट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, कैलकुलस का पार्ट, है ना। तो हम कैलकुलस वाले पार्ट को यूज करके कर्व को हम चेक करते हैं कि उसमें कर्व का और क्या क्या नेचर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा हमारे पास एक एसिम्पटोट्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो एसिम्पटोट्स हम अच्छे तरीके से सीखेंगे, किसी भी कर्व का एसिम्पटोट्स कैसे निकलता है, और उसके बाद हम लोग सिंपली एग्जांपल्स के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे कर्व को हमें प्लॉट करना है। ये सारे मेथड सीखने के बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल्स पे ये सारे मेथड अप्लाई करके देखेंगे कि हम उस कर्व को प्लॉट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है। तो यहां तक अभी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को आगे फिर से रिवाइज करेंगे और कर्व को ट्रेस करने का ट्राई करेंगे कि कर्व को हम और अच्छे तरीके से प्लॉट कर पाए, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। ओके, चलो बाय।